दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का चरमोत्कर्ष देखने मिला, उसे देख करके 1989 का वह दृष्टांत याद आ गया, जब लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में जनता दल की सरकार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से बनने जा रही थी। तब प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी देवीलाल का नाम तय हुआ। पूरा देश इस बात से अचंभित था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उस समूचे चुनाव प्रचार अभियान का केंद्र बिंदु जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने राजीव गांधी से विद्रोह करके जन मोर्चा बनाया और उसके बाद फिर बोफोर्स कांड के नाम पर वो लोकसभा चुनाव लड़ा गया। अचानक परिदृश्य बदला और खुद देवीलाल ने खड़े होकर के जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिया प्रधानमंत्री पद के लिए और उसका सभी ने समर्थन कर दिया, तो चंद्रशेखर नाराज होकर के उस कक्ष से बाहर चले गए। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, किंतु 11 महीने के अंतराल के उपरांत ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद उनकी सरकार गिर गई और तब फिर चंद्रशेखर की जो अतृप्त महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, वो कांग्रेस के समर्थन से पूरी हुई। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिला, वह परिदृश्य उससे मिलते जुलते भी काफ़ी अलग था। हुआ यूं कि कल रात जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समूचे घटना चक्र के मुख्य केंद्र बिंदु रहे देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को लेकर के राज्यपाल महोदय से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया और तब ये कहा गया कि हम कल तक सरकार बना लेंगे। किंतु अचानक शाम को देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ पत्रकार वार्ता के दौरान जब ये कहा कि अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होकर के उनके साथ गठजोड़ करेगी, किंतु वे स्वयं सरकार से बाहर रहेंगे, तो अचानक पूरे देश में जो राजनीतिक जगत है वो चौंक गया, क्योंकि इस तरह के निर्णय की किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, ना किसी को उम्मीद थी। पल भर को लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो देवेंद्र फडणवीस ने कही कि मैं सरकार में नहीं रहूँगा, तो उससे जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ मतभेदों की एक लकीर सी खिंच गई है। थोड़ी देर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से देवेंद्र फडणवीस को निर्देश की शक्ल में उनसे अनुरोध किया कि वे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करें और सरकार में रहें। और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ भी दे दी। अब सवाल ये होता है कि ये उलटफेर हुआ क्यों और कैसे हुआ। ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो बात हुई हो, जिसके बाद उन्होंने बगावत की हो, उसमें पहले से ही ये तय कर दिया गया हो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किंतु अगर ऐसा होता तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस समूची मुहिम में जिस तरह से आगे आगे रहे, वो शायद नहीं रहे होते, या उनकी जगह नितिन गडकरी या भारतीय जनता पार्टी का और कोई नेता केंद्र से भेजा हुआ भी हो सकता था। किंतु ऐसा लगता है कि आखिरी में शिवसेना में जिस तरह से टूट फूट हुई और बाल ठाकरे ने जिस तरह की भावनात्मक अपील शिव सैनिकों से की, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कहीं ऐसा ना हो इस तोड़ फोड़ में कहीं शिव सैनिक जो हैं वो बाल ठाकरे के साथ चले जाएं और एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, किंतु कल को ऐसा ना हो कि शिवसेना के भीतर उनकी पूछ परख खत्म हो जाए और धीरे धीरे पार्टी का संगठन उद्धव ठाकरे ले जाएं और तब एकनाथ शिंदे उनके ऊपर बोझ बन जाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ ये जो दांव खेला, ये इस तरह का है कि शिवसेना को शिवसेना से ही भिड़ाया गया। सत्ता तो उद्धव ठाकरे से छीन ली। अब भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत लंबा गेम प्लान है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से शिवसेना का संगठन, शिवसेना का चुनाव चिन्ह और शिवसेना की जो समूची एक कहिए कि जो उनका ढांचा है, उसको भी छीनने का एक दांव चल दिया है। आज मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शिवसेना का जो आम कार्यकर्ता है, उसके मन में ये बात आ गई
कि भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब ठाकरे के एक पुराने शिष्य को, एक उनके वफादार सैनिक को मुख्यमंत्री पद सौंप कर एक बड़ा दिल दिखाया है। ये प्रश्न उठता है कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे इस बात के लिए अड़े हुए थे कि कम सीटें होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाए, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपकृत करने से मना कर दिया और उसी जिद में, गुस्से में उद्धव ठाकरे अंततः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जो है और कांग्रेस के गोद में जा बैठे और उन्होंने तकरीबन 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं उनमें देखते हुए मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि एकनाथ शिंदे को आगे करके के भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। और वो चक्रव्यूह इस तरह का है जिसमें फंसने के बाद न केवल उद्धव ठाकरे अपितु काफ़ी हद तक शरद पवार भी जो है वो शायद राजनीतिक स्तर पर अब अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। एकनाथ शिंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में चल रहे परिवारवाद की जो एक परंपरा थी उसको एक झटके में खत्म कर दिया और इसके साथ साथ उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि शरद पवार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं और महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के इशारों के बिना नहीं चलती, इस मिथक को भी आज भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि एकनाथ रानडे, जिन्हें कल तक शिवसेना गद्दार कहती थी, आज शिवसैनिकों के मन में भी ये बात आई कि अंततः एक व्यक्ति जो अपने आप को बाला साहेब का शिष्य कहता है और आज तत्काल उन्होंने सोशल मीडिया में अपने ट्विटर हैंडल पर जो अपनी डीपी थी बदल करके एक नया जो चित्र लगाया, उसमें एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के चरणों में बैठे दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपनी जो पार्टी प्रस्तावित की उसका नाम भी शिवसेना बाला साहेब रखा। इस पर शिवसेना ने आपत्ति की और संजय राउत ने तो बहुत ही तीखे बयान दिए कि आपने अपना बाप बदल दिया, कि आपके पास अपना बाप नहीं, वगैरह वगैरह। किंतु आज यदि 49 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, अब प्रश्न यह है कि शिवसेना का जो संगठनात्मक ढांचा है, कुछ सांसद भी उनके साथ हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि धीरे धीरे अब शिवसैनिकों के पास या शिवसेना के जो नेता हैं जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी हैं, तो आज उद्धव ठाकरे के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के मास्टर प्लान में नज़र आती है वो ये कि बहुत जल्द मुंबई नगर पालिका, महानगर पालिका के, जिसको बीएमसी के नाम से जाना जाता है, उसके चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी जो है वो देश के कई छोटे छोटे राज्यों से ज़्यादा उसका बजट है और शिवसेना की इसको पाइपलाइन कहा जाता है। ये उसकी एक तरह से श्वास नलिका है। कहते हैं कि शिवसेना की आय का भी बहुत बड़ा साधन मुंबई महानगर पालिका है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे, किंतु अंततः क्या हुआ, शिवसेना की सीटें भारतीय जनता पार्टी से 2 या 3 ज़्यादा आई और तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे करके शिवसेना का मेयर बनवा दिया। अब एकनाथ शिंदे को अपने पाले में खींच करके भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया दांव खेला है, उससे अंतर्गत महाराष्ट्र की सत्ता तो उसने एकनाथ शिंदे के हवाले कर दी, किंतु अब उसकी निगाह जो है बीएमसी पर है। इसके साथ साथ ही महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है या कोंकण का इलाका है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाद उतना सक्षम नेतृत्व का अभाव था और वो एरिया जो है शरद पवार के भी प्रभाव का है। वहाँ बहुत पहले सुरेश प्रभु को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में खींचा था, किंतु सुरेश प्रभु उतने दमदार नेता नहीं निकले कि वो भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में स्थापित कर पाते। अब नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, केंद्र मंत्री हैं और अब उसके साथ एकनाथ शिंदे ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो मुझे लगता है कि अब शिवसेना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से निगाहें गड़ा दी हैं और एक ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी के समानांतर चलती थी और जो दावा सीना ठोक करके ये कहती थी कि हम हिंदुत्ववादी हैं और हमारा हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी से कहीं बड़ा और कहीं शुद्ध है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के ही एक बहुत बड़े नेता को, इनके बहुत बड़े धड़े को तोड़ करके अपने साथ मिला करके अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि किसी तरह से शिवसेना जो है उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया जाए, या उसे दूसरे शब्दों में कहें तो शिवसेना को ठाकरे विहीन कर दिया जाए। और ऐसा करने मात्र से शिवसेना की जो असली पहचान है, जो उसकी जड़ें हैं, कि जो चाणक्य नीति है कि अपने शत्रु की जड़ों में मठा डाल दो, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की जड़ों में मठा डालने का ये जो काम किया है, इसका कितना असर होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उसे इसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु आज महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने
पूरे देश को, पूरे राजनीतिक जगत को चौंकाया है। वो निश्चित रूप से उसे आप चाहे मास्टर स्ट्रोक कहें या उसे ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक जो है दूरदर्शिता है, ये सब बातें जो है भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। किंतु आज एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे से बगावत की थी वो उसमें न केवल सफल हो गए बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो काम उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने करवा दिया। अब वो दबाववश हुआ है या भारतीय जनता पार्टी की किसी रणनीति का हिस्सा है, ये तो समय बताएगा। किंतु आज शिवसेना के खेमे में, उद्धव ठाकरे के खेमे में निश्चित रूप से मायूसी होगी और उद्धव ठाकरे उस समय को कोस रहे होंगे जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से न केवल अलगाव पैदा किया, बनाया, अपितु सरकार में आने के बाद उन्होंने और संजय राउत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर उसकी तीखी आलोचना की और इस तरह की बातें कहीं जो लगता है कि वो जहर मुझे तीरों के समकक्ष ही रही होंगी। और आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति में से आप बदला कह सकते हैं, किंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चाल चली है ये बहुत ही सोची समझी और बहुत ही दूरगामी राजनीति का हिस्सा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना करके समूचे विपक्ष के हाथ से अवसर छीन लिया, उसी तरह से आज उसने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आगे किया है उसका निश्चित रूप से असर न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में होगा अपितु शिवसेना की राजनीति पर भी होगा और अंततोगत्वा 2024 के लोकसभा चुनाव में इस कदम का बहुत बड़ा असर न केवल महाराष्ट्र अपितु उसके पड़ोसी राज्यों में हुए बिना नहीं रहेगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।